हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, दैट हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसबीआई क्लर्क 2022 इन 45 डेज। सो गाइस देखो, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आने में अब अराउंड 1.5 से 2 महीना बचा है। तो अब हमारी खुद से कोशिश होनी चाहिए कि अब हम कम से कम टाइम में इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और अपनी तैयारी को एग्जाम लेवल तक लेके जाएं। ठीक है गाइस, देखो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रॉपर स्टडी प्लान देने वाला हूं कि भाई आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश की तैयारी करनी है और एक बच्चा जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे है, वो भी कैसे इस बार एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल सकता है। गाइस इसी के साथ में आज आप लोगों को एक प्रॉपर फुल टू डू लिस्ट देने वाला हूं। ठीक है, मतलब किस टॉपिक को आपको कितनी देर पढ़ना है, किस टॉपिक को कब पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आज आप लोगों को आंसर्स मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको इंग्लिश से डर लगता है या जिसके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, या अगर आप हिंदी मीडियम के हो, तो भाई आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। अच्छा गाइज, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। गाइज देखो, हम अपने चैनल पर अब बहुत जल्दी अरिथमेटिक के प्रॉपर फुल क्लासेस चालू करने वाले हैं, मतलब मैथ्स को लेके अरिथमेटिक के फुल क्लासेस चालू होने वाले हैं और इसका पूरा टाइम टेबल अब मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। बट इसके साथ इस पूरे बैच का एकमात्र कंडीशन रहने वाला है, वो ये कि भाई ये जो क्लासेस होंगी वो बस और बस सब्सक्राइबर्स को ही विजिबल होंगी। तो भाई आपको सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है इस चैनल का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अरिथमेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलो चलते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। गाइस देखो, सबसे पहला स्टेप हमारे लिए क्या होना चाहिए। देखो, जब भी आपने इंग्लिश की तैयारी के बारे में किसी से भी बात करी होगी तो सबने ये बोला होगा दैट फोकस ऑन रीडिंग। बट भाई आपके मन में भी कई बार ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई रीडिंग ही क्यों, बाकी टॉपिक्स भी तो हैं। भाई देखो, इस एग्जाम में टोटल 3 चीजें आती हैं भाई। एक होता है रीडिंग, प्लस इसके साथ आता है ग्रामर, प्लस आता है वोकैबुलरी। तो भाई सब लोग एक पार्ट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी दोनों पार्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो भाई ऐसा क्यों है? तो देखो, इसका ना आपको एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखो, अगर आपने अभी तक एसबीआई क्लर्क का सिलेबस देख लिया है या कोई प्रीवियस ईयर अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि इंग्लिश में तीनों ही चीजें आती है भाई। रीडिंग भी आती है, ग्रामर भी आती है, प्लस वोकैबुलरी भी आती है। बट अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो भाई देखो, रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी, भाई अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में 30। ठीक है, 30 में से अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको रीडिंग के देखने को मिलेंगे, मतलब अराउंड 67% का पेपर आपका अकेले आता है रीडिंग से। 5 क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आएंगे ग्रामर के, मतलब 5/30 मतलब 1/6, अराउंड 16% क्वेश्चन आएंगे आपके ग्रामर के। और वही 5 क्वेश्चन आएंगे आपके वोकैबुलरी के, मतलब वही 16% आएंगे आपके क्वेश्चन वोकैब के। तो यहां साफ साफ देखने से समझ आ जाएगा आपको कि भाई 67% मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज रीडिंग का ही पूछा जाता है। इसीलिए सब लोग आपको बोलते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश में आप लोग रीडिंग पे फोकस करो और उसके बाद बचे हुए टाइम में ग्रामर और वोकैबुलरी की तैयारी करो। ठीक है, अब ये समझ आ गई कि भाई रीडिंग की तैयारी सबसे पहले करनी है। पर भाई अब रीडिंग की तैयारी कहां से करनी है? देखो, जैसे ही रीडिंग का नाम हमारे सामने आता है, सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है भाई वो होती है न्यूज़पेपर, कि भाई सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है ना? बट भाई मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना है। देखो, मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं भाई। एक बच्चा वो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है भाई, जिसको इंग्लिश पढ़ के समझ आता है। भाई अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको इंग्लिश पढ़ के समझ आता है तो भाई आप लोग बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर सकते हो। बट मैं आज उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है या जिनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। भाई जो अगर एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो उनको 4 बार डिक्शनरी खोलनी पड़ती है उस सेंटेंस में वर्ड्स का मीनिंग देखने के लिए। भाई अगर आप उस लेवल पे हो तो आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल भी छूना भी नहीं है। भाई आपको चालू करना है प्रॉपर बुक से। बुक्स के कुछ नाम मैंने आप लोगों को अपने दूसरे सेशंस में, दूसरे वीडियोस में बताए हैं। आप वहां से मेरी फेवरेट बुक्स उठा सकते हैं, उनको पढ़ना चालू कर सकते हैं। ठीक है, उनमें इंग्लिश बहुत सिंपल होती है और उनको पढ़ने के बाद ना आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत इजी लगने लगेगा और आपको ना इंग्लिश की हैबिट आने लगेगी। भाई आपको ना एक आदत पड़ने लगेगी, नहीं भाई हमें तो पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश। ठीक है, और इसके साथ एक और बुक है जिसको मैं आज एडवाइस करना चाहता हूं और उस बुक का नाम है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर बाय नॉर्मन लुइस। भाई इस बुक को भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो। गाइस देखो, हमारा सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहला एम मेरा ये होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश पढ़ने की हैबिट लगनी चाहिए या मुझे इंग्लिश की आदत लगनी चाहिए।
अब ये हमें कैसे लगेगी? भाई आपको इंग्लिश डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि 1 घंटा पढ़ना है। देखो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक रूल देता हूं आप लोगों की लाइफ के लिए। भाई आप लोग डेली बेसिस पे 1 घंटा एक जगह बैठ के एक बार में सारी रीडिंग करो। मतलब क्या है कि भाई मैं 1 घंटा एक जगह बैठ के एक बार में रीडिंग करनी है। भाई बीच बीच में उठना नहीं है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट पढ़ा फिर उठ के कहीं चले गए। भाई 10 मिनट पढ़ा तो कहीं किचन में कुछ देखने चले गए। भाई प्यास लगी तो उठ के पानी पीने चले गए। भाई अगर रीडिंग करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले मन में बिठा के बैठो भाई मैं 1 घंटे इस जगह से उठने नहीं वाला हूं, और 1 घंटा भाई चाहे मेरा मन करता है या नहीं करता है बट मुझे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटा। ठीक है, डेली। और ना ये चीज आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं करनी है। भाई ये चीज आपको करनी है बस और बस 21 डेज तक, 21 दिनों तक। अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा रीडिंग को देते हैं तो भाई 21 दिन के बाद आपको इस चीज की खुद ब खुद आदत लग जाएगी। आपको किसी और से बोलने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक से चालू करना है, बुक रीडिंग चालू करनी है। और उसके बाद जैसे जैसे आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं भाई अब इंग्लिश उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लगती है जितनी पहले लगती थी, और वो आपको 22वें दिन मतलब 22nd डे के बाद से लगने लगेगा, उसके बाद से आप लोग न्यूज़पेपर उठा सकते हो। बट पहले 21 दिन आपको कोशिश करनी है कि आप लोग बस और बस बुक्स से अपनी रीडिंग चालू करो। फाइन, तो पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? दैट वी शुड स्टार्ट रीडिंग एंड वी शुड फोकस ऑन रीडिंग एवरी डे फॉर 1 आवर। दैट्स इट। पहला हमारा स्टेप यहां कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भाई हमारे दूसरे स्टेप की। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम बच्चों का, दैट डू वी स्टडी ग्रामर। भाई क्या मुझे ग्रामर पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? भाई कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रामर नहीं पढ़नी चाहिए, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्रामर पढ़नी चाहिए। बट मैं क्या करूं भाई, मुझे तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है। भाई करना भी है या नहीं करना है? देखो मैं आप लोगों को अपना एडवाइस दे देता हूं कि भाई आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भाई अगर आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स आते हैं, बेसिक चीजें आती हैं, तो भाई आपको उससे ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई आपको यहाँ पे ग्रामर में पीएचडी नहीं करना है। भाई ऐसा नहीं है कि अगर 120 रूल है या 500 रूल है तो अगर ये सारे 120 या 500 रूल आपको नहीं आएंगे तो भाई पेपर में आपको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भाई उस दिन जो 1 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, अगर उसके अंदर एरर डिटेक्शन आपको फाइंड करना है, अगर बिना ग्रामर पढ़े भी आप ये एरर डिटेक्शन फाइंड कर ले तो कोई मतलब नहीं है आपको 120 या 500 रूल आते हैं या नहीं आते। भाई मुझे पर्सनली आज तक ना तो मैंने 120 रूल पढ़े, ना 500 रूल पढ़े, ना एक भी रूल पढ़ा, बट स्टिल मेरे एरर डिटेक्शन के हर बार 90% से ज्यादा क्वेश्चन सही होते थे। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आध मेरा क्वेश्चन गलत होता था बट मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सही होते थे। और ये चीज मेरी कैसे डेवलप हुई? बिकॉज मेरी रीडिंग की हैबिट बहुत ज्यादा थी। भाई मैं पढ़ता बहुत ज्यादा था, चीजें रीड बहुत ज्यादा करता था। तो इससे क्या होता है, आपने भी कई बार देखा होगा कि जो लोग ज्यादा रीडिंग करते हैं ना, वो कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन उनके सामने आएगा, वो बोलेंगे भाई पार्ट ना ए में गलती है, पार्ट ए एरर है, बट वो हमें एरर नहीं बताते। भाई उनको पता ही नहीं होता। भाई कई बार होता है ना, बच्चा पढ़ता है, रीड करता है और बोल देता है यार पार्ट ए में एरर है, मुझे पढ़ने से ऐसा लग रहा है। तो वो पढ़ने से एरर कब मिलता है? जब आपकी रीडिंग हैबिट्स और ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है ना, तो सेंटेंस पढ़ के आप ये भी बता देते हो कि ए पार्ट में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है या फिर डी में गलती है। ठीक है, बट ये उन बच्चों की बात हो गई जो इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल है। भाई जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने से डर नहीं लगता, कंफर्ट आता है, ये उनकी बात हो गई। बट आज हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है। तो भाई वो बच्चे क्या करें? भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग ग्रामर के बेसिक्स अच्छे से पढ़ लो। ग्रामर के बेसिक्स अच्छे से पढ़ लो, और इसके लिए मैं आपको एक बुक एडवाइस करना चाहता हूं। वो बुक का नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। इस बुक को पढ़ लो। इस बुक का ना एक फायदा आपको बताता हूं। वो फायदा ये है कि इस बुक में इंग्लिश के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी हमें हिंदी में दिया हुआ है। मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही समझ नहीं आती। भाई इस बुक में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर आपको हिंदी में दिया है, तो हिंदी में पढ़ने में आपको और ज्यादा आसानी होगी और चीजें और ज्यादा अच्छे से भी समझ आएंगी। इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ जो 120 रूल्स हैं, भाई मैं तो देखो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि ये रूल्स आप पढ़ो, बट स्टिल मैं एक बार बोलूंगा कि एक बार अपनी नजरों के सामने से इनको निकाल लेना। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटना मत, बट एक बार अपनी नजरों के सामने से निकाल लो एक चीज। और इसके साथ कुछ पर्टिकुलर चीजों के नाम बता रहा हूं, उन चीजों को नोट डाउन कर लो। भाई सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इस चीज को हर बच्चा नोट डाउन करे और हर बच्चे को ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। इसके साथ दूसरी चीज आपको आनी चाहिए टेंसेस। टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब जितने भी टाइप के टेंसेस होते हैं इन सब में आपका हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए। इसके बाद आपको आना चाहिए नाउन प्रोनाउन।
ठीक है, बेसिक चीजें होती है। इसके साथ आना चाहिए आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और वर्ब, वर्ब इसके साथ एडवर्ब, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके साथ आपको आना चाहिए प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस फॉर एग्जांपल ऑन, अबव, इनटू, इट, ये सारी जो चीजें होती है, मतलब सरफेस के ऊपर है, सरफेस के नीचे है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये प्रीपोजिशंस होते हैं। और इसके साथ एक और चीज जो मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा वो होता है इडियम्स। भाई मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इडियम्स पे भी अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज आजकल एग्जामिनेशन में ना इडियम्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, और कई बार ऐसा हो रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इडियम से आ जाते हैं। भाई देखो इनका सीधा सा फंडा है, भाई अगर आपको इडियम्स का मतलब पता होगा तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में मार्क कर दोगे, और अगर इसका मतलब नहीं पता होगा तो 10 मिनट भी एक क्वेश्चन में दोगे तो भी आंसर नहीं बता पाओगे। सीधा फंडा है, तो कोशिश करो इडियम्स पे भी अच्छे से ध्यान दो, और बस इतना सा करना है, ठीक है। अब इनिशियल डेज में क्या करोगे, जब बिल्कुल ग्रामर इनिशियल से पढ़ना चालू कर रहे हो तो कोशिश करो हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 1 घंटा, भाई आधे घंटे से लेके 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़नी है। भाई प्लेंथ टू पैरामाउंट बुक पढ़ सकते हो, 120 रूल पढ़ सकते हो जो मैंने बताया आपको, और इसके साथ जो बेसिक चीजें बताई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स वगैरह, वो पढ़ो, ठीक है। पर आधे घंटे से 1 घंटा देना, इससे ज्यादा नहीं देना है। भाई ऐसा मत करना कि सुबह लेके बैठे और रात तक बस ग्रामर ही ग्रामर पढ़ रहे हो, इतना टाइम नहीं देना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। फाइन, ग्रामर समझ आ गया, बहुत कम टाइम देना है पर अच्छे से टाइम देना है, आधा पौना घंटा भी दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। भाई हमारा स्टेप 3 क्या होना चाहिए, दैट हाउ टू प्रिपेयर वोकैब। भाई वोकैबुलरी की प्रिपरेशन एक नया बच्चा कैसे कर सकता है। देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को वोकैबुलरी में, वो ये कि सर क्या हम इन वर्ड्स को नोट डाउन करें या नोट डाउन ना करें। भाई कुछ लोग बोलते हैं नोट डाउन करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नोट डाउन नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करें। देखो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत बेहतर है, भाई थोड़ी बहुत आपको बेसिक वर्ड्स के मतलब पता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग वर्ड्स को नोट डाउन मत करो, बिल्कुल मत करो, बट अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, ठीक है। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, भाई आप इंग्लिश में अगर बहुत ज्यादा वीक हो, तो मैं आपको बोलूंगा इनिशियल 21 डेज के लिए जब आप रीडिंग बुक से कर रहे हो, तो जितने आपको बुक्स में नए नए वर्ड्स मिलते हैं ना, मैं पर्सनल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उन वर्ड्स को नोट डाउन करो, ठीक है। अब सारे लोग बोलेंगे नोट डाउन मत करो, बट ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है कि जरूर करना पहले 21 दिन तक। अब नोट डाउन क्या क्या करोगे, देखो जनरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं वर्ड, जब कॉपी में लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं उसका मीनिंग, है ना, वर्ड और मीनिंग लिखते हैं, यहाँ बीच में लाइन बनाते हैं, यहाँ कोई वर्ड लिख दिया फॉर एग्जाम्पल चलो लार्ज, और यहाँ उसका मीनिंग लिख देते हैं बड़ा, इतना ही काम करते हैं। बट मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इसके साथ एक और कॉलम होना चाहिए यहाँ पे, और वो कॉलम होना चाहिए आपके सेंटेंस का। एक सेंटेंस भी लिखना है, भाई आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट आई सॉ लार्ज मॉन्यूमेंट दैट डे इन हैदराबाद, मतलब कुछ भी लार्ज को यूज करते हुए आपका एक सेंटेंस भी यहाँ आना चाहिए, दैट्स इट, इतना आपको काम करना है। वर्ड प्लस मीनिंग प्लस सेंटेंस, ये 3 चीजें आपको नोट डाउन करनी है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, वो ये कि जब भी आप लोग रीडिंग करते हो ना, तो रीडिंग के बाद ना अपना एक और उसूल बनाओ, भाई अपने लिए एक रूल बनाओ। वो रूल ये होना चाहिए कि भाई जब आप 1 घंटा एक चीज को रीड करोगे, उसके बाद आपको 15 मिनट्स देने हैं उस चीज की समरी लिखने के लिए। भाई आपको उस चीज की समरी लिखनी है, समरी मतलब जो भी आपने पढ़ा है, 10 पेज, 15 पेज, 5 पेज, उस चीज को आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और इस समरी में आपको क्या करना है कि जितने भी नए वर्ड्स आपको मिले हैं, भाई जितने भी न्यू वर्ड्स हमें मिले हैं, भाई जिन वर्ड्स का हमें मतलब नहीं पता था, जिन वर्ड्स को हमने नोट डाउन करा है, आपको कोशिश करनी है कि जो आप समरी लिख रहे हो वो हर वर्ड उस समरी में आना चाहिए। भाई वो हर वर्ड उस समरी में आना चाहिए। समरी आपकी ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाइन की होनी चाहिए, पर वो सारे वर्ड्स वहां इंक्लूड होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हम लिख तो लेंगे बट उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी जो हम लिखेंगे, अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें गलतियां क्या हैं। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इसका एक सोल्यूशन दे रहा हूं। भाई उस सोल्यूशन का नाम है ग्रामरली। ग्रामरली गाइस ये एक ऐप है और इसके साथ वेबसाइट भी है, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबसाइट पे जाके ना आप अपना राइट अप लिख सकते हो, मतलब जो आपने पढ़ा है ना, आप वहां पे टाइप कर सकते हो या फोन पे लिख सकते हो, और वहां आप जो समरी लिखोगे ना, ये आपको बताएगा कि आपकी गलती क्या है। भाई अगर आपने कोई गलत वर्ड यूज करा तो आपको बताएगा कि गलत वर्ड है। भाई अगर आपने ग्रामर में कोई मिस्टेक करी तो आपको बताएगा कि भाई आपने ग्रामर में गलती करी है। तो ये दोनों तरीके से आपके वर्ड्स, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी हो जाएगी, और उसके साथ आपका इंग्लिश में कंफर्ट और ज्यादा आने लगेगा, और इंग्लिश से डर और कम होने लगेगा। ये जरूर करना भाई, कुछ करो ना करो, बट ये लिखने वाला पार्ट है ना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समरी लिखने वाला पार्ट ग्रामरली पे जाके ये जरूर जरूर करना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इससे। अब चलते हैं भाई अपने स्टेप 4 की तरफ। भाई फाइनल स्टेप फॉर बिकमिंग एसबीआई जे। भाई एसबीआई जे बनने के लिए हमारा फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए,
देखो एसबीआई जे बनने के लिए जो एकमात्र स्टेप आपका बच्चा है वो है आपकी प्रैक्टिस, दैट्स इट। भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, भाई रीडिंग कर रहे हो, वोकैब पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, डेली इन चीजों में टाइम दे रहे हो, उसके बाद जो एक चीज आपकी मदद कर सकती है सिलेक्शन लेने में वो है बस और बस प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ भी और आपकी मदद नहीं कर सकता। भाई प्रैक्टिस कहां से करोगे? देखो प्रैक्टिस के लिए दो सोर्सेज बता रहा हूं आप लोगों को, जो पसंद आए उसको फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो आपका सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपके क्विजेस। देखो आप क्विजेस क्या कर सकते हो, आपको बेसिक छोटे छोटे क्विज मिल जाएंगे अड्डा के ऐप पे। भाई अड्डा 247 का ऐप है, आपको वहां पे क्विज मिल जाएंगे। इसके साथ ग्रेडअप के ऐप के ऊपर आपको क्विज मिल जाएंगे, ऑलिव बोर्ड के ऐप के ऊपर आपको क्विज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक के ऐप के ऊपर आपको क्विज मिल जाएंगे। ये हो गया एक पार्ट कि भाई हम कर सकते हैं क्विज को सॉल्व। ठीक है, आपको क्विज करने हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है भाई आपका गाइडली का पीडीएफ बंडल। गाइडली का पीडीएफ बंडल ये अगर आप बच्चों ने अभी तक बाय नहीं करा है तो मैं आपको खुद अभी बोल रहा हूं, रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि भाई आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल जरूर बाय कर लें। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि मैं जनरली किसी भी चीज को बाय करने के लिए प्रेफर नहीं करता, बट गाइज मैंने यहाँ इनका कंटेंट देखा है, लिटरली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो मुझे बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक कंटेंट ऐसा है जिसमें आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। भाई प्री की तैयारी तो हो ही रही है, प्लस मेंस की भी हो जाएगी। तो एक बार बाय करोगे, जो कि ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पर भी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, और उसी के साथ अगर आप अल्फा कोड लगाते हो ALFA तो आपको 12% का और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अब इनसे मैं कुछ पैसा नहीं लेता हूं भाई, मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि जो मेरे बच्चे हैं जो द अल्फा बैंकर को फॉलो करते हैं उनको चीजें और इजीली मिले, भाई उनके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, उनके मम्मी पापा पैसों को लेके परेशान ना हो। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अल्फा कोड लगा के गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय कर सकते हैं, दैट्स इट। यहां आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, और ये 4 स्टेप अगर आपने 21 डेज तक एटलीस्ट फॉलो करे, जस्ट फॉर 21 डेज, देन आई गारंटी कि 22वें दिन आप लोग वापस आओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि सर चमत्कार हो गए, सर इतना ज्यादा इंग्लिश से डर लगता था पर अब इंग्लिश से वो ना तो डर लगता है और उल्टा अब इंग्लिश अच्छी लगने लगी है, सर इंग्लिश में मार्क्स भी आने लगे हैं, सब कुछ अच्छे से होने लगा है। फाइन गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिला होगा। गाइस मुझे जरूर बताना कि इन चारों स्टेप्स में से सबसे पहले आप किस स्टेप को फॉलो करने वाले हो, स्टेप 1 2 3 4 में से, और इसी के बाद भाई 21 डेज तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेडिकेटेड होकर इनको फॉलो कर सकते हैं। फाइन, इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार हमारे चैनल पर आता रहता है। इसी के साथ अरिथमेटिक का नया बैच भी चालू होने वाला है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।